हमें आज करना है रिसीवेबल मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। तो रिसीवेबल मैनेजमेंट में हमें क्या क्या चीजें करनी होगी। एक तो रिसीवेबल का मीनिंग है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग रिसीवेबल्स, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग साइज ऑफ रिसीवेबल, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट, डायमेंशंस ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट। ठीक है, और कुछ इलस्ट्रेशंस है न्यूमेरिकल की। तो इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन है। तो जो मैनेजरियल कंट्रोल है, साउंड अच्छा मैनेजर कंट्रोल जो है, उसमें हमें प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ लिक्विड एसेट्स का और इन्वेंट्री का जरूरत होती है। ठीक है, अगर मैनेजरियल कंट्रोल हमारा सही नहीं होगा, अगर हम अपने लिक्विड एसेट्स और इन्वेंट्रीज को मैनेज नहीं कर पाएंगे, और ये एसेट्स जो होते हैं वर्किंग कैपिटल का पार्ट होते हैं बिजनेस के। एफिशिएंट यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज का बहुत ज़रूरी होता है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को इग्नोर करने के लिए, अवॉइड करने के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस क्या होता है? फाइनेंशियल डिस्ट्रेस वो सिचुएशन होती है जब कंपनी अपने डेट्स को मीट नहीं कर पाती। ठीक है, तो वो और फिर उसको लिक्विडेशन में जाना पड़ता है। तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि वो अपना फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जो है मैनेज करे, अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ करे। ठीक है, तो अब जब हमारा ये रिसीवेबल होता है और ये इन्वेंट्री होता है, इसमें हमारे जो है हम हमारे फंड्स जो है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है, वो इसमें लॉक हो जाते हैं। तो अगर हम इसको अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे तो हमारे पास जो है कैश क्रंच हो सकता है। तो रिसीवेबल से जो है, रिसीवेबल्स क्या होता है? रिजल्ट फ्रॉम क्रेडिट सेल। कहाँ से आते हैं रिसीवेबल? रिसीवेबल हमारे क्रेडिट सेल से आते हैं। मतलब जब भी हम क्रेडिट पर सेल करते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं, तो उससे हमारे जो होते हैं रिसीवेबल क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि जिससे हमें पैसे लेने हैं अपने सेल्स के, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, वो हमारे कौन होते हैं? रिसीवेबल्स होते हैं। ठीक है, तो एक मतलब बिजनेस को जो है अपना क्रेडिट सेल अलाउ करना पड़ता है, क्योंकि उसको अपना सेल वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, अगर हम सिर्फ कैश में ही डील करते हैं तो उसमें हमारा सेल जो है वो उतना ज़्यादा ग्रो नहीं हो सकता। एक लिमिट तक जा करके जो है वो रुक जाता है, फिर उससे ऊपर बढ़ाने के लिए हमें क्रेडिट पर सेल करना पड़ता है। तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि हम गुड्स को जो है अपने कैश बेसिस पर ही बेचें। कभी कभी हमें जो है दूसरी जो है क्या कहते हैं, कंसर्न इन दैट लाइन माइट हैव एस्टैब्लिश्ड, कि वो दूसरी कंसर्न जो है उन्होंने जो एक अपनी वो बना ली होती है क्रेडिट बेसिस पे बेचने की। ठीक है, स्टैब्लिश कर लेता है। ठीक है, दूसरी कंसर्न जो है वो बेचने लगती है क्रेडिट पे, तो हमें भी जो है उन सर्कमस्टांसेस में हमें भी अवॉइड करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, विदाउट एडवर्सली अफेक्टिंग सेल्स। ठीक है, अपनी आप सेल्स का एडवर्सली अफेक्ट किए बगैर उसे अवॉइड करना पॉसिबल नहीं होता। हमें भी मजबूरी में जो है अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए, अपने जो है प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हमें भी क्रेडिट पर बेचना पड़ता है। एक सर्टेन लेवल के बाद जो है सेल जो है तभी बढ़ती है जब हम जो है उसमें हमारा हम क्रेडिट पर बेचते हैं। ठीक है, तो जब हमारी सेल्स काफ़ी हद तक बढ़ जाती है तो उस टाइम पे हमारी जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट, उसके मुकाबले में उतना नहीं बढ़ता। ठीक है, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है एक हद तक बढ़ती है। उसके बाद ऐसी सिचुएशन आती है कि हम अगर अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो कॉस्ट जो है उस हिसाब से नहीं बढ़ती जैसे पहले बढ़ रही थी। ये कॉस्ट का जो है फिर वो प्रोपोर्शन कम हो जाता है एडिशनल यूनिट पे। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट से कम हो जाती है। तो इंक्रीज इन सेल्स से जो है हमें ज़्यादा प्रॉफिट आने लगता है फिर। ठीक है, जैसे हमारी शॉप है, शॉप में तुम 1 लाख यूनिट बेच रहे हो, तो शॉप का रेंट तो उतना ही रहने वाला है, तुम्हारी एम्प्लॉयज़ की सैलरी उतनी ही रहने वाली है, इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज उतना ही रहने वाला है, टेलीफोन का बिल उतना ही रहने वाला है। तो अगर तुम 10 यूनिट एक्स्ट्रा बेच दोगे तो तुम्हारी उस पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही बढ़ेगी। ठीक है, और जब हम ज़्यादा यूनिट्स बेचते हैं तो हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी डिक्रीज़ होने लगती है, क्योंकि हमें जो है सस्ते यूनिट्स मिलने लगते हैं, हमारा जो इनपुट्स हैं वो सस्ते आने लगते हैं जब हम बल्क में खरीद के लाते हैं। तो उसकी सिचुएशन में हम जो है हमारे लिए पॉसिबल होता है कि हम जो है उसको क्रेडिट पे बेच सकें, क्योंकि हमारी कॉस्ट सेल बेनिफिट जो है सेल बढ़ने का वो ज़्यादा है। ठीक है, तो रिसीवेबल्स में क्या चीज़ें आती हैं? सिग्निफिकेंट पोर्शन हमारे करंट एसेट्स का रिसीवेबल में रहता है। ठीक है, करंट एसेट जितने हमारे ज़्यादा हैं, तो जितने टोटल करंट एसेट्स हैं उसमें रिसीवेबल का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है रहता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो होता है रिसीवेबल में, अ फर्म हैज़ टू इनकर सर्टेन कॉस्ट,
उसको उसकी कुछ कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ती है फर्दर, और उसका जो है बैड डेट का भी रिस्क उसमें रहता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम प्रॉपर कंट्रोल और मैनेजमेंट करें रिसीवेबल का। रिसीवेबल होना ज़रूरी होता है, लेकिन कभी है ये हमें जो है प्रॉब्लम भी दे सकते हैं, इसलिए इनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मीनिंग क्या है रिसीवेबल का? रिसीवेबल वो अमाउंट होता है जो फर्म ओड करती है, फर्म ओड करती है, ठीक है? इसकी वजह से उसके सेल सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है? तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो फर्म सेल करती है, उधार में सेल करती है, उसका जो अमाउंट होता है लेने वाला उसका, तो वो रिसीवेबल होता है। ठीक है, सिर्फ सिर्फ इसमें कौन सा अमाउंट होता है रिसीवेबल में? सिर्फ जो गुड्स और सर्विसेज की वजह से हुआ है, गुड्स और सर्विसेज को क्रेडिट पे बेचने की वजह से हुआ है। एसेट को क्रेडिट में बेचेंगे तो वो रिसीवेबल की कैटेगरी में नहीं आएगा। सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना क्रेडिट पे, वही हमारा जो है रिसीवेबल में आएगा। ठीक है, दीज आर क्लेम्स ऑफ द फर्म अगेंस्ट इट्स कस्टमर। ठीक है, ये क्या होते हैं? फर्म्स के क्लेम्स होते हैं उसके कस्टमर्स के अगेंस्ट में, जो कि उसके करंट असेट्स का पार्ट बन जाते हैं। रिसीवेबल्स को हम अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल या कस्टमर रिसीवेबल या बुक डेट्स भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलग अलग नाम भी हम ले सकते हैं, अकाउंट रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, कस्टमर रिसीवेबल्स या बुक डेट्स। रिसीवेबल्स को जो है आर कैरिड फॉर द कस्टमर्स, द रिसीवेबल्स आर कैरिड फॉर द कस्टमर्स, द पीरियड ऑफ क्रेडिट एक्सटेंट ऑफ रिसीवेबल डिपेंड्स अपॉन द क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है, तो जो प्री पीरियड है हमारा क्रेडिट का, यानी कितने टाइम के लिए हमने वो क्रेडिट दिया हुआ है, ठीक है, तो वो और कितना हमें रिसीवेबल देना है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम और उसका पीरियड, उसका वॉल्यूम और उसका पीरियड, किसका पीरियड? रिसीवेबल्स का, वो हमारी क्रेडिट पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि क्या क्रेडिट पॉलिसी फर्म फॉलो कर रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो डिसाइड होती हैं, कितना हम क्रेडिट करेंगे, कितना हमारा पीरियड होगा, ठीक है, ये डिपेंड करता है हमारी क्रेडिट पॉलिसी पर। तो पर्पस जो होता है, पर्पस ऑफ मेंटेनिंग और इन्वेस्टिंग इन रिसीवेबल क्यों होता है? ताकि हम कंपटीशन को मीट कर सकें और अपनी सेल्स को और प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकें। ठीक है, तो कंपटीशन में रह सकें और अपनी सेल्स को और प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकें। तो कॉस्ट, अब जैसे कि ऊपर बात आई थी कि इसकी जो रिसीवेबल की एक कॉस्ट होती है, ठीक है, एक कॉस्ट जो होती है वो इसकी होती है रिसीवेबल की। अब क्या कॉस्ट होती है? तो क्रेडिट जब हम कस्टमर को अलाउ करते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हम फंड्स जो है कस्टमर्स के यूज में दे रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? फंड्स को कस्टमर के यूज में दे रहे हैं। द कंसर्न इनकर द फॉलोइंग कॉस्ट, तो उसकी कुछ इसकी कॉस्ट होती है। तो एक कॉस्ट होती है फाइनेंसिंग रिसीवेबल, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल। ठीक है, तो हमें जो है इसमें हमारा एक्स्ट्रा पैसा जो है इसमें लगा होता है। अगर हम क्रेडिट में नहीं बेचते तो हमारे पास फंड्स आते, उस फंड्स को हम यूज करते, तो हमें बाहर से फंड्स जो है दूसरे कामों के लिए नहीं लेने पड़ते। तो जब गुड्स और सर्विसेज क्रेडिट पे दिए जाते हैं, कैपिटल उस कंसर्न कैपिटल इज अलाउड टू बी यूज बाय कस्टमर। तो इसका मतलब क्या है? हम अपना कैपिटल जो है उनके पास छोड़ रहे हैं उनके यूज के लिए। तो रिसीवेबल्स जो होते हैं वो फाइनेंस होते हैं फंड सप्लाइड बाय शेयर होल्डर्स। ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग थ्रू रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से या रिटेन्ड अर्निंग से जो है फंड्स जो होते हैं रिसीवेबल के लिए वो सप्लाइड किए जाते हैं शेयर होल्डर्स के जरिए। तो जो कंसर्न है उसकी कुछ कॉस्ट होती है उन फंड्स को कलेक्ट करने की, जो फाइनेंस करता है रिसीवेबल को। तो वो कॉस्ट इसकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग जो होती है रिसीवेबल उसमें आ जाती है। दूसरी होती है कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन भी जो होती है वो भी हमारी एक रिसीवेबल की, मेंटेनिंग रिसीवेबल की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, तो जैसे अब जब हमारे अब प्रॉपर कलेक्शन रिसीवेबल्स इज एसेंशियल, तो कलेक्शन भी जो है रिसीवेबल होते हैं तो उसका कलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है कि कलेक्शन उसका टाइमली हो जाए। ठीक है, तो रिसीवेबल मैनेजमेंट, तो कस्टमर्स जो पे नहीं करते मनी स्टिपुलेटेड क्रेडिट पीरियड में, जो टाइम उन्हें दिया जा रहता है उस टाइम पीरियड में जब वो पे नहीं करते, तो एक रिमाइंडर उनको भेजा जाता है जल्दी पेमेंट करने के लिए, और या कुछ पर्सन को भी हमें भेजना पड़ता है कलेक्शन के लिए वो अमाउंट को। तो ये सारे कॉस्ट जो लगते हैं इसमें कलेक्शन में, उसको हम कलेक्शन कॉस्ट बोलते हैं।
ठीक है, जनरली रिक्वायर्ड टू इनकर, कंसर्न इज जनरली रिक्वायर्ड टू इनकर, जो इसके कंसर्न को करनी ही करनी पड़ेगी अगर वो क्रेडिट सेल कर रहा है तो, ठीक है, तो कलेक्शन के लिए। थर्ड है बेड डेट्स। बेड डेट्स भी एक कॉस्ट हो जाती है, ठीक है, तो कस्टमर कभी कभी फेल हो जाते हैं पे करने में, अमाउंट जो उनके देनी होती है उसको पे नहीं करते हैं, तो जो अमाउंट कस्टमर फेल कर जाते हैं पे करने में उसी को बैड डेट कहा जाता है। तो कंसर्न मे बी एबल टू रिड्यूस बैड डेट, कंसर्न जो है बैड डेट को रिड्यूस कर सकती है एफिशिएंट कलेक्शन मशीनरी से, लेकिन फिर भी जो है इसको पूरी तरह से हम रूल आउट नहीं कर सकते, इस कॉस्ट को, इस लॉस कॉस्ट को पूरी तरह से हम खत्म नहीं कर सकते। कुछ ऐसे डेटर्स जो निकल ही आते हैं जो बैड बैड हो जाते हैं, बैड डेट हो जाते हैं। तो ये तीनों कॉस्ट जो है हमारी कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग रिसीवेबल्स में इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे हमारा साइज ऑफ रिसीवेबल डिटरमिन होता है या इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, यानी कि कितने हमारे डेटर हैं, कितना अमाउंट हमारा डेटर में रिसीवेबल में रहेगा, ठीक है, तो वो कैसे हमारा किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। तो सेल्स के अलावा कुछ और अदर फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे साइज ऑफ रिसीवेबल को। एक तो ये तो डायरेक्ट रिलेशन तो है ही, जितनी ज़्यादा सेल्स होगी उसमें से उतना ही वॉल्यूम हमारा उसी हिसाब से डेटर्स में होगा। अगर सेल्स हमारी कम होगी तो डेटर कम रहेंगे, सेल ज़्यादा होगी तो डेटर भी बढ़ेंगे, प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन सेल्स ही सिर्फ एक ऐसा फैक्टर नहीं है जो इसके रिसीवेबल के साइज को इन्फ्लुएंस करता है, इसके अलावा भी दूसरे फैक्टर्स हैं जो साइज ऑफ रिसीवेबल्स को अफेक्ट करते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। पहला है साइज ऑफ क्रेडिट सेल, ठीक है, साइज ऑफ क्रेडिट सेल, तो जित वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल, हम कितना क्रेडिट सेल कर रहे हैं, सबसे पहला फैक्टर तो वही होता है, ठीक है, जो हमारे साइज ऑफ रिसीवेबल को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल बढ़ेगा तो हमारा साइज ऑफ रिसीवेबल भी बढ़ेगा, अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल घटेगा तो साइज ऑफ रिसीवेबल भी घट जाएगा। इफ कंसर्न सेल्स ओनली, अगर सिर्फ वो कैश बेसिस पे बेचता है, अगर फर्म जो है सिर्फ कैश बेसिस पे बेचती है तो इस केस में जो है उसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक इसमें एग्जांपल दिया हुआ है बाटा शू का, तो बाटा शू कंपनी है, तो देन देयर विल बी नो रिसीवेबल, तो इसका कोई भी रिसीवेबल नहीं होगा। जैसे एक HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इसका कोई ये जो है उल्टा पहले एडवांस में पेमेंट ले लेती है हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो इसका तो क्रेडिट मतलब रिसीवेबल होते ही नहीं है, ठीक है। तो हायर द पार्ट ऑफ क्रेडिट, जितना ज़्यादा क्रेडिट सेल होगा उतना टोटल सेल का, आउट ऑफ टोटल सेल में जितना ज़्यादा क्रेडिट सेल होगा उतने ज़्यादा जो है रिसीवेबल होंगे, और जितना कम होगा क्रेडिट सेल का पार्ट टोटल सेल में उतना कम जो है रिसीवेबल्स होंगे, ठीक है। तो क्रेडिट, दूसरा है क्रेडिट पॉलिसी। पहला साइज ऑफ क्रेडिट सेल यानी कि आउट ऑफ टोटल सेल्स कितना हमारा क्रेडिट सेल होता है उसके हिसाब से हमारा डिपेंड होता है रिसीवेबल, साइज ऑफ रिसीवेबल। दूसरा जो फैक्टर है वो है क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है, जो वो पॉलिसी होती है क्रेडिट्स की जो फर्म फॉलो करती है कि कितना टाइम पीरियड के लिए क्रेडिट देगी फर्म, या कितना जो है वो वॉल्यूम देगी क्रेडिट पर। तो फर्म जो कंजर्वेटिव क्रेडिट पॉलिसी होती है जिनकी, जो और जो कंजर्वेटिव क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करती हैं, तो उनके क्रेडिट रिसीवेबल का साइज जो होता है वो कम होता है, ठीक। कंजर्वेटिव कौन सी होती है, कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि जो सेफर साइड लेके चलते हैं, तो जो सेफर साइड लेके चलते हैं कंजर्वेटिव क्रेडिट पॉलिसी को फॉलो करती हैं फर्म, तो उनका साइज ऑफ रिसीवेबल लो होता है। और वाइल जो फर्म लिबरल होती हैं, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी जिनकी होती है, ठीक है, उनका जो है फिगर बढ़ जाता है रिसीवेबल का। अगर कलेक्शंस जो है प्रॉम्प्ट होते हैं, तो इवन इफ क्रेडिट इज लिबरल, भले ही लिबरल हो क्रेडिट, लेकिन उनका जो कलेक्शन प्रॉम्प्ट हो रहा है, जल्दी कलेक्शन जल्दी हो जाता है, तो एक्सटेंडेड साइज ऑफ रिसीवेबल विल रिमेन अंडर कंट्रोल, जो उसका बढ़ा हुआ साइज है, ठीक है, लिबरल होने के बावजूद भी उनका जो है कंट्रोल में रहता है, ठीक है। इन केस रिसीवेबल रिमेन आउटस्टैंडिंग, अगर रिसीवेबल के आउटस्टैंडिंग रहते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक सेकेंड। हाँ, तो
क्रेडिट पॉलिसी में क्या था हमारा कि अगर हमारा क्या होता है, रिसीवेबल जो है आउटस्टैंडिंग रहते हैं अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो दे हमेशा पॉसिबिलिटी होती है उनके बैड डेट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि हम जल्दी से कलेक्शन नहीं कर पाते, भले ही हमारी कंजर्वेटिव पॉलिसी है, भले ही हम हमारी क्रेडिट पॉलिसी जो है कंजर्वेटिव क्रेडिट पॉलिसी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम जो है कलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, हमारे जो रिसीवेबल है वो आउटस्टैंडिंग है, लॉन्गर पीरियड के लिए रहते हैं, तो फिर भी हमारी पॉसिबिलिटी हो जाती है बैड डेट। ठीक है, लेकिन भले ही हमारा लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है, हम ज़्यादा दे रहे हैं क्रेडिट पे सामान, लेकिन अगर हम कलेक्शन प्रॉम्प्ट कर रहे हैं तो भी वो हमारे लिए नुकसान में नहीं रहेगा, हमारे जो है रिसीवेबल वो कंट्रोल में रहेंगे। ठीक है, थर्ड है टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड में क्या है, साइज ऑफ रिसीवेबल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, जो कितना हमारा रिसीवेबल रहेगा साइज, वो हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड पे भी डिपेंड करता है। तो द पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड एंड रेट ऑफ डिस्काउंट गिवन आर सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है? यस सर। ठीक है, वो म्यूट हो गया था। तो मैं यहाँ पर ये कहता कि जो हमारा रिसीवेबल है, क्या लिबरल होने के बावजूद भी अगर हम प्रॉम्प्ट कलेक्शन कर रहे हैं, लिबरल होने के बावजूद भी हमारा जो रिसीवेबल है वो कंट्रोल में रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारा कंजर्वेटिव पॉलिसी है और हम कलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, आउटस्टैंडिंग है लॉन्गर पीरियड के लिए, तो हमारे पॉसिबिलिटी हो जाती है बैड डेट होने की। ठीक है, तो दोनों चीजें जो है वो जरूरी हैं। भले कोई सी भी पॉलिसी हम कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, कंजर्वेटिव क्रेडिट पॉलिसी कर रहे हैं या लिबरल क्रेडिट पॉलिसी कर रहे हैं, हमारे लिए जरूरी है कि हम उसको प्रॉम्प्ट कलेक्शन करें। अदरवाइज क्या होता है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आउटस्टैंडिंग रहने की वजह से हमारे बैड डेट हो सकते हैं। तो क्रेडिट पॉलिसी भी जो है हमारा एक फैक्टर होता है। ठीक है, क्रेडिट पॉलिसी क्या है, कंजर्वेटिव है या लिबरल है। ठीक है, कंजर्वेटिव होती है तो लो साइज रहता है रिसीवेबल का, लिबरल होती है तो साइज जो है वो फिगर्स जो है बढ़ जाते हैं रिसीवेबल के। टर्म्स ऑफ ट्रेड, साइज ऑफ रिसीवेबल जो है हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो पीरियड टर्म्स ऑफ ट्रेड में क्या है कि कितने टाइम पीरियड तुम अलाउ कर रहे हो क्रेडिट के लिए, कितने टाइम के लिए क्रेडिट दे रहे हो। ठीक है, या डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट क्या दे रहे हो। ठीक है, रिसीवेबल्स को कि कैश पेमेंट करने पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है उनको। अगर क्रेडिट पीरियड ज़्यादा होगा तो रिसीवेबल भी हमारे ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, कभी कभी ट्रेड पॉलिसीज जो है कंपिटिटर्स हैव टू बी फॉलोड, अदरवाइज इट बिकम डिफिकल्ट टू एक्सटेंड द सेल्स। ठीक है, कभी कभी हमें कंपिटिटर्स की पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज क्या होते हैं, हमारा जो सेल्स होता है वो उसको एक्सपेंड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे कंपिटिटर ऑलरेडी उन्हें ज़्यादा आसान लिबरल ट्रेड पॉलिसी पर सेल कर रहे हैं, तो वो हमारे कस्टमर जो है उनके पास चले जाते हैं हमारे कंपटीटर के। इसलिए हमें उनकी जो है जो ट्रेड पॉलिसी उनकी होती है कंपटीटर्स की, वही फॉलो करनी पड़ जाती है। ठीक है, फोर्थ है एक्सपेंशन प्लान्स। एक्सपेंशन प्लान भी एक फैक्टर हो सकता है हमारे रिसीवेबल के साइज को डिटरमिन करने के लिए। जब फर्म अपने बिजनेस को, एक्टिविटीज को एक्सपेंड करना चाहती है, तो उसको जो है न्यू मार्केट में एंटर करना होता है, और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसको इंसेंटिव देने पड़ते हैं इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। ठीक है, तो क्रेडिट फैसिलिटी दे देता है। जैसे बहुत सी कंपनी होती हैं वो क्रेडिट फैसिलिटी देती हैं अगर वो नई मार्केट में एंटर करना चाहती हैं। ठीक है, जैसे कि अमेजोन है, अमेजोन भी जो है वो क्रेडिट पॉलिसी वो लिया है कि तुम अभी बाय करो और लेटर पे करो। तो वो क्यों दे रहा है, क्योंकि उसके कंपिटी वो नहीं चाहता कि कंपिटिटर्स के पास उसके कस्टमर जाएं। ठीक है, तो अब लेकिन जब अमेजोन दे रहा है क्रेडिट फैसिलिटीज, तो फिर दूसरों को भी देनी पड़ रही है। ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं देंगे तो सारे कस्टमर्स किसके पास रहेंगे, अमेजोन के पास रहेंगे। तो एक्सपेंशन प्लान भी जो है उसमें भी जो है क्रेडिट पॉलिसी हमारी जो है फैसिलिटी देनी पड़ती है, इंसेंटिव नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो पीरियड ऑफ क्रेडिट कैन बी रिड्यूस्ड, जो पीरियड ऑफ क्रेडिट जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है जब फर्म जो है परमानेंट कस्टमर बना लेगा। ठीक है, जैसे पहले तो उसने क्रेडिट पॉलिसी दे दी, जब उसके कस्टमर परमानेंट कस्टमर बन जाएंगे, ठीक है, तो वो फिर क्रेडिट को जो है, क्रेडिट पीरियड को जो है रिड्यूस कर सकता है। तो अर्ली स्टेज में एक्सपेंशन ऑफ स्टेज ऑफ एक्सपेंशन, तो अर्ली स्टेज में जो है एक्सपेंशन के अर्ली स्टेज में ज़्यादा क्रेडिट जो है वो ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, और साइज ऑफ रिसीवेबल जो है वो भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, रिलेशन विद प्रॉफिट्स,
प्रॉफिट से इसका क्या रिलेशन है? तो क्रेडिट पॉलिसी फॉलोड विद अ व्यू टू इंक्रीज सेल्स। ठीक है, तो जो हमारी क्रेडिट पॉलिसी होती है वो फॉलो क्यों की जाती है? क्योंकि हमें जो है सेल्स को इंक्रीज करना होता है, और जब हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाती है एक सर्टेन लेवल के बाद, तो एडिशनल कॉस्ट जो है वो हमारी कम हो जाती हैं रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ खर्चे जो है फिर नहीं करने पड़ेंगे। जैसे अमेजोन है, अमेजोन ने अपना जो है जो शुरू में ऐप बनाया होगा, खर्चा किया होगा, उतना खर्चा अब इसको नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अब बस इसे कौन सी कॉस्ट लगती है? अब इसे मेंटेनेंस की कॉस्ट लगती है, बाकी कॉस्ट इसके बहुत कम हो गए हैं। ठीक है, तो अब इसको सेल बढ़ाने के लिए जो है ज़्यादा उसका जो है रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कॉस्ट ज़्यादा नहीं बढ़ानी पड़ेगी। तो उस सिचुएशन में इट विल बेनिफिशियल टू इंक्रीज सेल बियॉन्ड द पॉइंट। ठीक है, तो उसके लिए जो है उससे उस पॉइंट से ज़्यादा सेल बढ़ाने से उसके लिए जो है बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उससे जो है उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है ज़्यादा रहेगा, प्रॉफिट ज़्यादा आएंगे। तो इंक्रीज इन प्रॉफिट फॉलोड बाय एन इंक्रीज इन साइज ऑफ रिसीवेबल और वाइस वर्सा। ठीक है, सिक्स्थ है क्रेडिट कलेक्शन एफर्ट्स। क्रेडिट कलेक्शन एफर्ट्स से भी हमारा रिसीवेबल डिटरमिन होते हैं। तो कलेक्शन ऑफ क्रेडिट जो है वो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। द कस्टमर शुड बी सेंड, उनको पीरियडिकल रिमाइंडर देने चाहिए हमें कि ठीक है, अगर वो टाइम पे पे नहीं कर रहे हैं तो। वहीं दूसरी तरफ इफ अगर एडिक्वेट अटेंशन हम नहीं देंगे क्रेडिट कलेक्शन पर, तो हमारा जो कंसर्न बिजनेस जो है उसको जो है इटसेल्फ सीरियस फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पड़ सकता है, क्योंकि फिर वो पाइल अप होता चला जाएगा, रिसीवेबल बढ़ता चला जाएगा अगर हम उस पर अटेंशन नहीं देंगे। तो एक एफिशिएंट क्रेडिट कलेक्शन मशीनरी से जो है हमारा साइज ऑफ रिसीवेबल रिड्यूस हो जाता है। अगर हमारा क्रेडिट कलेक्शन मशीनरी सही है, एफिशिएंटली काम करेगा, हम सही से उसको फॉलो करेंगे, अपना क्रेडिट कलेक्शन मशीनरी को सही से ऑपरेट करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो कलेक्शन है वो टाइमली होता रहेगा। ठीक है, अदरवाइज हमारे जो रिसीवेबल है वो बढ़ते चले जाएंगे। सेवंथ है हैबिट्स ऑफ कस्टमर। कभी कभी जो है हमारा रिसीवेबल डिपेंड होता है, अफेक्ट होता है कस्टमर्स की हैबिट से। ठीक है, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके पास एबिलिटी तो होती है पे करने की, लेकिन फिर भी वो जो है डिले करते हैं पेमेंट में। ठीक है, तो पेइंग हैबिट ऑफ कस्टमर भी जो है हमारे साइज ऑफ रिसीवेबल को अफेक्ट करती है। कस्टमर्स में बी इन हैबिट, कभी कभी उनको डिले करने की पेमेंट हैबिट होती है, इवन दो भले उनको फाइनेंशियली साउंड हो फिर भी। तो कंसर्न शुड रिमेन इन टच, तो कंसर्न को बिजनेस को जो है उनके टच में रहना चाहिए ऐसे कस्टमर्स के। ठीक है, और उनको रियलाइज कराते रहना चाहिए कि तुम्हारी जो नीड है वो ज़रूरी है, जल्दी है तुम्हें पैसे की। ठीक है, इसलिए उनको याद दिलाते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने मीनिंग ऑफ रिसीवेबल पढ़ा है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग रिसीवेबल पढ़ा है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन और बैड डेट, ये इसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग रिसीवेबल में इंक्लूड होती है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द साइज ऑफ रिसीवेबल, साइज ऑफ क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट पॉलिसी, टर्म ऑफ ट्रेड, एक्सपेंशन प्लान्स, रिलेशन विद प्रॉफिट्स। ठीक है, और क्रेडिट कलेक्शन एफर्ट्स, हैबिट्स ऑफ कस्टमर्स। इनमें से किसी पॉइंट में कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी। कोई डाउट है इनमें से किसी में? अब मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट। ठीक है, अभी तक हमने रिसीवेबल के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे रिसीवेबल मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, इसका मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? रिसीवेबल मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस, जब भी हमारी कहीं पे भी प्रोसेस की बात आती है तो प्रोसेस का मतलब होता है कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट होते हैं। उनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, उसी ऑर्डर में हमें वो फॉलो करने पड़ते हैं, उसी को हम प्रोसेस बोलते हैं। तो रिसीवेबल मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है डिसीजंस का, मेकिंग डिसीजंस का, किससे? इन्वेस्टमेंट इन ट्रेड डेटर्स में। ठीक है, यानी कि रिसीवेबल में इन्वेस्टमेंट के डिसीजन का एक प्रोसेस है रिसीवेबल मैनेजमेंट। तो हमें क्या है, वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड दैट कुछ इन्वेस्टमेंट जो है रिसीवेबल में ज़रूरी होता है सेल को इंक्रीज करने के लिए और प्रॉफिट ऑफ फर्म को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई फर्म जो है एकदम इसको इग्नोर कर दे, कुछ ना कुछ तो उसको रिसीवेबल में इन्वेस्ट करना पड़ता ही है।
लेकिन बट वहीं सेम टाइम पर इन्वेस्टमेंट इन द दिस एसेट और इस एसेट में इन्वेस्ट करने से जो है कुछ कॉस्ट भी उसको होती है, ठीक है। तो फर्दर तो हमेशा जो है रिस्क ऑफ बैड डेट भी रहता है। तो इसलिए जो ऑब्जेक्टिव होता है रिसीवेबल मैनेजमेंट का, एक साउंड डिसीजन लेना होता है रिगार्ड्स इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, ठीक है। बोल्टन एसी के वर्ड्स में द ऑब्जेक्टिव द objectives of receivable management is to, क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव? प्रमोट सेल्स प्रॉफिट्स, ठीक है। तो सेल्स और प्रॉफिट्स को प्रमोट करना अंटिल कहाँ तक? जब तक के वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तक ना पहुंच जाए, रीच्ड वेयर द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन फर्दर फंडिंग ऑफ रिसीवेबल इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ फंड्स रेज टू फाइनेंस द एडिशनल क्रेडिट, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है ये बात है, इसका हम आगे भी यूज करेंगे, ठीक है। क्या है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं एक बार अच्छे से, क्या होता है। अब ये कह रहा है कि टू प्रमोट ऑब्जेक्टिव बता रहा है रिसीवेबल मैनेजमेंट का, क्या होता है? टू प्रमोट सेल्स एंड प्रॉफिट, ठीक है। सेल्स और प्रॉफिट को बढ़ाते रहना है, कब तक? अंटिल, कब तक? दैट पॉइंट इज रीच्ड, ठीक है, एक पॉइंट तक। कौन से पॉइंट तक? वो कौन सा पॉइंट है, कहाँ तक हमें बढ़ाना है, ठीक है। कहाँ तक बढ़ाता है सेल्स और प्रॉफिट को? अंटिल दैट पॉइंट रीच वेयर, वेयर कहाँ पर? जहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन फर्दर फंडिंग ऑफ रिसीवेबल इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ फंड्स रेज टू फाइनेंस दैट एडिशनल क्रेडिट, ठीक है। तो जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट इन फर्दर फंडिंग रिसीवेबल, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब जो हमारा पैसा इन्वॉल्व हुआ है, फंड्स हमारे इन्वॉल्व हुए हैं रिसीवेबल में, उस पर रिटर्न हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स रेज्ड टू फाइनेंस दैट एडिशनल क्रेडिट, वो कम रहे, ठीक है। वहां तक ही करना है जहां तक वो कम रहे। और जैसे ही हमारा कॉस्ट ज्यादा हो जाता है उस इन्वेस्टमेंट से, ठीक है, तो हम जो है उसके बाद उसको नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। सेल्स को या प्रॉफिट को हम रिसीवेबल के जरिए नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे सपोज करो हमने जो है उधार दिया, क्रेडिट पे सामान दिया 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो क्रेडिट पे जो सामान दिया है 1 लाख का दिया है, और इससे हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो 10,000 का हुआ है, ठीक है। लेकिन अब जो हमने इसकी कॉस्ट बियर कर रहा है, इसकी कॉस्ट 5,000 की कर रहा है, ठीक है। तो नेट हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 5,000 का हुआ, ठीक है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने से, ठीक है, ये कॉस्ट कौन सी वाली है? जो ये रिसीवेबल की कॉस्ट है, अदर कॉस्ट नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या सेल्स वाली वो सब कॉस्ट नहीं है। वो कॉस्ट माइनस करके हमें तो 10,000 का प्रॉफिट आया, वो कॉस्ट टोटल हमारी 90,000 की थी। तो रिसीवेबल में इन्वेस्ट होने की वजह से, हमारा वो क्रेडिट सेल होने की वजह से 5,000 रुपये हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है। वो सारी कॉस्ट जो 3 तरह की कॉस्ट हमने पढ़ी थी, वो कॉस्ट होने के बाद हमें 5,000 की कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल की पड़ी है, और हमें इससे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 5,000 का हो रहा है। और तो नेट बेनिफिट हमें कितना हुआ है? 5,000 का हुआ है। सेल्स बढ़ाने से, रिसीवेबल से सेल्स बढ़ाने से नेट प्रॉफिट कितने का हुआ है? 5,000 का हुआ है। तो अभी तक तो हमारे लिए बेनिफिशियल, लेकिन जब क्या होगा? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? ठीक है। तो अब क्या है कि जब तक हमारा जो है हम प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है, नेट इफेक्ट हमारा, हम प्रॉफिट में रहेंगे, तो हम इसको करेंगे, हम जो है क्रेडिट में सेल करेंगे। लेकिन जब हमारा क्या होगा, ये जो प्रॉफिट होने वाला है क्रेडिट सेल से, जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है, रिटर्न जो मिल रहा है क्रेडिट सेल इन्वेस्ट करने से रिसीवेबल में, वो क्या हो जाए? वो उल्टा हो जाए, यानी कि कम हो जाए, यानी कि ये कॉस्ट जो है हमें 9-11 हज़ार की पड़ने लग जाए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल हमें 11,000 की पड़ने लगे, तो हम नेगेटिव में पहुंच जाएंगे। तो हम इतना सेल नहीं बढ़ाएंगे, हम इतना सेल या प्रॉफिट नहीं बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि उल्टा हमें उसमें नुकसान होने लगे, यानी कि रिसीवेबल की कॉस्ट जो है
उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पे रिटर्न से ज़्यादा हो जाए तो हम वहाँ तक नहीं करेंगे, उससे पहले ही रुक जाएँगे। ठीक है? तो डायमेंशन क्या है? रिसीवेबल मैनेजमेंट की डायमेंशन 3 डायमेंशन है। एक क्रेडिट पॉलिसी को फॉर्मिंग करना, क्रेडिट पॉलिसी को एग्ज़ीक्यूटिंग करना और फिर फॉर्मुलेटिंग एंड एग्ज़ीक्यूटिंग कलेक्शन पॉलिसी। तो एक तो हो गया 2 पॉलिसी हो गई इसमें, फॉर्मुलेटिंग और एग्ज़ीक्यूटिंग क्रेडिट पॉलिसी और दूसरा हो गया फॉर्मुलेटिंग एंड एग्ज़ीक्यूटिंग ऑफ कलेक्शन पॉलिसी। जब हमने क्रेडिट पॉलिसी बनाई है, तो कलेक्शन पॉलिसी भी हमारी होनी चाहिए। ठीक है? तो फॉर्मिंग ऑफ क्रेडिट पॉलिसी में क्या है हमारा, तो एक फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल, रिसीवेबल के एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए एक कंसर्न को एक क्रेडिट पॉलिसी को भी अडॉप्ट करना पड़ता है। अगर वो क्रेडिट बगैर क्रेडिट पॉलिसी बनाए, अगर वो चाहेगी कि हम जो है रिसीवेबल को मैनेज कर लेंगे अच्छे से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्रेडिट पॉलिसी जो होती है डिसीजन से रिलेट करती है कि तुम क्या क्रेडिट स्टैंडर्ड सेट करोगे। क्रेडिट स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि ये डिसाइड करना कि किसको क्रेडिट देना है, किसको क्रेडिट नहीं देना है, कितना देना है, कितने पीरियड का देना है। तो क्रेडिट स्टैंडर्ड्स, लेंथ ऑफ क्रेडिट पीरियड, कितने पीरियड क्या रखोगे, कैश डिस्काउंट कितना दोगे, डिस्काउंट पीरियड कितना होगा, कब तक डिस्काउंट दोगे। ठीक है? तो ये सब हमारा क्रेडिट पॉलिसी में आता है। तो पहला क्वालिटी ऑफ ट्रेड अकाउंट ऑफ क्रेडिट स्टैंडर्ड। ठीक है? तो क्रेडिट स्टैंडर्ड की बात आ रही है तो क्वालिटी ऑफ ट्रेड अकाउंट्स होता है इसमें। तो वॉल्यूम ऑफ सेल हमारा इन्फ्लुएंस होता है क्रेडिट पॉलिसी से। ठीक है? जो हमारी क्रेडिट पॉलिसी है उससे हमारा वॉल्यूम ऑफ सेल इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है? तो अगर हमें जो क्रेडिट पॉलिसी हम लिबरल रखेंगे या हम कंजर्वेटिव रखेंगे तो हम जो है ज़्यादा सेल नहीं बढ़ा पाएँगे, तो लिबरल रखेंगे तो हम ज़्यादा सेल्स बढ़ा पाएँगे क्योंकि जब लोगों को उधार क्रेडिट में मिलेगा तो हर कोई खरीदेगा फिर। ठीक है? तो बाय लिबरलाइज़िंग करने से क्रेडिट पॉलिसी को तो वॉल्यूम ऑफ सेल्स भी हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे हमें प्रॉफिट भी हमारे बढ़ जाते हैं। ठीक है? तो इंक्रीज़ वॉल्यूम ऑफ सेल जो है वो पूरी तरह से एसोसिएट होता है रिस्क से। ठीक है? जब हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा सेल का तो उस वो कुछ उसके रिस्क भी हमारे फिर बढ़ेंगे क्योंकि जब रिसीवेबल बढ़ेगा, वॉल्यूम ऑफ रिसीवेबल बढ़ेगा तो उससे हमारे रिस्क भी बढ़ेंगे। तो इट विल रिजल्ट इन, तो इससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है? रिसीवेबल की कॉस्ट बढ़ जाएगी, रिस्क ऑफ बैड डेट्स भी हो जाएगा और रिसीट्स में भी डिले होगा। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ कस्टमर से हमारा क्लैरिकल वर्क भी बढ़ जाएगा, उनके एडिशनल अकाउंट मेंटेन करके रखने पड़ेंगे जिनको हमने उधार दिया है। फिर उनकी इन्फॉर्मेशन भी हमें कलेक्ट करनी पड़ेगी कि क्रेडिट वर्दीनेस है नहीं है कस्टमर की, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हर किसी को हम क्रेडिट देते फिरेंगे। हमें क्या है, हमें कुछ अच्छे कस्टमर्स को ही क्रेडिट देना होगा जो जिनको क्रेडिट वर्दीनेस होंगे। ठीक है? तो उनकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए हमें उनके ऊपर रिसर्च भी करनी पड़ेगी, तो कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन भी करना पड़ेगा। तो और हमारा बैड डेट का लॉस भी ज़्यादा हो सकता है क्रेडिट पीरियड को बढ़ाने से, एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट, और टू लेस वर्दी कस्टमर्स को या लेस वर्दी कस्टमर्स को देने से या क्रेडिट बढ़ाने से जो है हमारा बैड डेट लॉसेस भी बढ़ सकते हैं। तो ये कस्टमर्स जो हैं, दीज कस्टमर्स में आल्सो टेक मोर टाइम, और नॉर्मली अलाउड टाइम से वो ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं जो लेस वर्दी कस्टमर्स होते हैं पेमेंट करने में। ठीक है? तो रिजल्टिंग जिसकी वजह से हमारा फंड जो है, एडिशनल कैपिटल जो है, उनमें जो है ज़्यादा देर तक रिसीवेबल में फँसा रह सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम क्रेडिट एक्सटेंडिंग क्रेडिट टू ओनली, अगर हम सिर्फ़ क्रेडिट उनको दे रहे हैं जो क्रेडिट वर्दी है, तो कस्टमर्स जो क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स हैं, अगर उन्हीं को हम क्रेडिट दे रहे हैं तो उससे हमारी कॉस्ट जो है वो सेव हो जाएगी। जैसे बैड डेट के लॉसेस भी कम होंगे। कलेक्शन कॉस्ट भी कम आएगा क्योंकि वो टाइम पे पे करते रहेंगे। इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट भी हमारा कम हो जाएगा। ठीक है? तो द रिस्ट्रिक्शन ऑफ क्रेडिट टू सच कस्टमर्स, तो सिर्फ़ उन्हीं कस्टमर्स को हम अगर अपना क्रेडिट रिस्ट्रिक्शन कर दें जो कि हमारा विल सर्टेनली रिड्यूस सेल्स वॉल्यूम, तो हमारा क्या होगा, सेल्स वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, दस रिजल्टिंग इन रिड्यूस, तो उससे हमारा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो इसलिए फाइनेंस मैनेजर को जो है मैच करना पड़ता है इंक्रीज रेवेन्यू को एडिशनल कॉस्ट से, कि हमारी कॉस्ट कितनी बढ़ रही है क्रेडिट पे देने की वजह से और हमारा रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है, उस पर प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, उसको मैच करना पड़ता है। ठीक है? देखना पड़ता है, अगर रेवेन्यू उसके मुकाबले ज़्यादा बढ़ रहा है कॉस्ट के मुकाबले तो बेहतर है, लेकिन अगर रेवेन्यू उतना नहीं बढ़ रहा है, एडिशनल कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है, तो हमारे लिए फिर नुकसान में है। ठीक है? तो क्रेडिट शुड बी लिबरलाइज्ड, क्रेडिट तभी लिबरलाइज्ड होना चाहिए
जहां तक के इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जो है हमारी एडिशनल कॉस्ट को मैच कर जाए। ठीक है, जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है हमारी एडिशनल कॉस्ट को मैच कर जाए, वहीं तक हमें जो है अपना जो है क्रेडिट को लिबरलाइज करना चाहिए। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ ट्रेड अकाउंट्स शुड बी डिसाइडेड सो दैट, तो हमें पहले से जो क्वालिटी को डिसाइड करना चाहिए कि किसको हम देंगे, किसको नहीं देंगे क्रेडिट की फैसिलिटी, तो अप टू किस लेवल तक हम देंगे। तो ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल का वो वहां होता है जहां पे हमारा ट्रेड ऑफ हो जाता है बिटवीन कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है क्रेडिट सेल से और जो हमारी कॉस्ट बढ़ रही है वो दोनों इक्विटेबल हो जाए, वहां तक जो है हम रिसीवेबल को एक्सटेंड कर सकते हैं। उससे आगे अगर हम करेंगे एक्सटेंड तो उससे हम नुकसान में जाएंगे, क्योंकि हमारी कॉस्ट जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी के मुकाबले ज्यादा हो जाएगी। वहीं अगर हम टाइट क्रेडिट पॉलिसी अपनाएंगे, ठीक है, इन तो उससे हमारी लिक्विडिटी जो है वो बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ टाइट क्रेडिट पॉलिसी से हमारा लिक्विडिटी जो है बढ़ जाएगी 10, लेकिन ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है रिसीवेबल में हम अचीव कर पाते हैं वहां पर जहां पर दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ हो जाए बिटवीन कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी एज डिपिक्टेड बिलो। ठीक है, जैसे इस ग्राफ में दिखाया है, ये कर्व जो है लिक्विडिटी को दिखा रहा है, ये कर्व जो है प्रॉफिटेबिलिटी को दिखा रहा है। ठीक है, तो लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी जहाँ पे मैच हो जाए वही हमारा जो है क्या पॉइंट होता है, ऑप्टिमम लेवल होता है। ठीक है, क्रेडिट का। तो यहाँ पर स्ट्राइटन और ये लिबरल, जितना लिबरल करेंगे तो प्रॉफिट तो बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी हमारी। ठीक है, लेकिन लिक्विडिटी कम होती चली जाएगी, तो हम वहां पर रुक जाएंगे जहाँ पे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी क्या कर जाए, ट्रेड ऑफ हो जाए, इक्वल आ जाए। ठीक है, दूसरा है, हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं डायमेंशंस ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट। ठीक है, जिसमें पहला है फॉर्मिंग ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी बना रहे हैं। तो क्रेडिट पॉलिसी में पहले ट्रेड अकाउंट की क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ ट्रेड अकाउंट हमने पढ़ा है। ठीक है, दूसरा है लेंथ ऑफ क्रेडिट पीरियड, कि क्रेडिट पीरियड कितने लेंथ का देंगे, कितना क्रेडिट टाइम कितना देंगे, अलाउ कितना टाइम करेंगे। तो क्रेडिट टर्म या लेंथ ऑफ क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या होता है, कितना टाइम कस्टमर्स को दिया जा रहा है पेमेंट करने के लिए। ठीक है, 1 मंथ दिया जा रहा है, 2 मंथ दिया जा रहा है, 3 मंथ दिया जा रहा है, तो उसको हम लेंथ ऑफ क्रेडिट पीरियड बोलते हैं। जो कस्टमर्स टाइम पर पे कर देते हैं उनको हम कुछ डिस्काउंट भी दे सकते हैं इसमें। ठीक है, अलाउड 13 कैश डिस्काउंट। कंसम बिजनेस जो है अपने खुद के टर्म जो है वो सेट करता है क्रेडिट के, उसके खुद के कस्टमर्स और वॉल्यूम ऑफ सेल्स के डिपेंड करते हुए। ठीक है, तो कम्पिटिटिव प्रेशर में जो है फ्रॉम अदर फर्म, दूसरे फर्म से अगर कंपटीशन प्रेशर ज्यादा होता है तो उनको मजबूरी में उन्हीं के जो क्रेडिट टर्म्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, सेम क्रेडिट टर्म्स को फॉलो करना पड़ता है, वरना जो कस्टमर्स हैं वो उसकी तरफ जो है इंक्लाइंड हो जाते हैं। ठीक है, गुड्स को परचेज करने के लिए कंपटीटर्स के। ठीक है, तो मोर डेज फॉर पेइंग क्रेडिट परचेज, तो विच अलाउस, जो उनको ज्यादा टाइम देता है क्रेडिट परचेज का। कभी कभी हम ज्यादा टाइम क्रेडिट टाइम दे देते हैं, अलाउड कर देते हैं सेल्स को इंक्रीज करने के लिए अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ही। ठीक है, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है कभी कभी हम उन्हें ज्यादा टाइम अलाउ कर देते हैं। ऑल्सो अट्रैक्ट, यहाँ और न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी हम कभी कभी ज्यादा टाइम दे देते हैं। तो लेंथ ऑफ क्रेडिट पीरियड और कितना हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं उससे हमारा कितना इन्वेस्टमेंट होगा रिसीवेबल्स में उसका मैग्नीट्यूड डिटरमाइन हो जाता है। ठीक है, हम ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो हमारे क्रेडिट पीरियड ज्यादा है तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है रिसीवेबल में वो बढ़ जाएगा, और अगर कम क्रेडिट पीरियड देते हैं तो हमारा जो है रिसीवेबल में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा थर्ड जो है इसमें कैश डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट हमें एक्सपीडाइट करने के लिए दिया जाता है कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल के, यानी कि उसमें तेजी लाने के लिए, जिससे हमारा कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल जो है जल्दी हो जाए, उसके लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। मान लो कोई सपोज करो कि हम उनसे कह रहे हैं कि अगर तुम 10 डेज में पे कर दोगे तो तुम्हें जो है 2% का डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो फिर वो कोशिश करेगा कस्टमर कि वो 10 डेज के अंदर अंदर पे कर दे एडिशनल डिस्काउंट के लिए। ठीक है, तो द डिस्काउंट अलाउड इन्वॉल्व, तो जो हम डिस्काउंट देते हैं तो उसमें भी एक कॉस्ट होती है जो 10% है, अब ये हमारी वो हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी। तो डिस्काउंट शुड तभी दिया जाना चाहिए कॉस्ट इज लेस देन द अर्निंग। ठीक है, जब तक के कॉस्ट जो है इसकी डिस्काउंट की तुम्हारी अर्निंग से कम हो। पता चला तुमने कमाया उस पर 5% है और डिस्काउंट दे रहे हो 10%, ठीक है, तो तुम्हें लॉस हो जाएगा। या तुमने कमाया उसमें 2% है लेकिन कलेक्शन करने के लिए उसे तुम 3% डिस्काउंट दे रहे हो,
ठीक है, तो 1% का उल्टा फायदा होने की बजाय हमें लॉस हो जाएगा। अगर फंड्स कैन नॉट बी प्रॉफिटेबली, या इसके अलावा अगर हम उसके पैसे फंड्स को भी हमें ज़रूरत नहीं है, पैसों की फंड्स की ज़रूरत नहीं है, तो डिस्काउंट का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो फंड हमारे पास जो है कोई प्रॉफिटेबल यूज़ नहीं कर पाएँगे। तो इससे बेहतर है कि हमारा जो है कोई बात नहीं है, कि थोड़ा टाइम लग जाए मिलने में, ठीक है? फिर डी है, जब डिस्काउंट है तो डिस्काउंट का भी एक पीरियड होता है, कि तुम ऐसा नहीं है कि तुम कभी भी पे कर रहे हो तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा, उसका भी एक पीरियड होता है। एक फिक्स पीरियड किया जाता है कि ये 10 दिन में करोगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा, 2 दिन में कर दोगे तो इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है? तो कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल हमारा जो है पीरियड अलाउ कितना किया जाता है उससे इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है? कि डिस्काउंट देने के लिए कितना पीरियड अलाउ दिया किया जाता है, उससे भी हमारा कलेक्शन जो है रिसीवेबल का वो इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है? जो जो एडिशनल पीरियड अलाउड होता है फैसिलिटी, एडिशनल पीरियड allowed for this facility, उस वो मे प्रॉम्प्ट सम मोर कस्टमर्स टू अवेल डिस्काउंट। ठीक है, तो उससे क्या होता है, कुछ कस्टमर्स जो हैं वो डिस्काउंट लेने के चक्कर में जल्दी पे कर देते हैं, पेमेंट्स कर देते हैं। तो इससे इससे क्या होता है, विल मीन कि हमारा एडिशनल फंड जो है वो रिलाइज हो जाता है रिसीवेबल से, जो अल्टरनेटिवली यूज्ड हम उसको दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं सेम टाइम पर जो एक्सटेंडिंग ऑफ डिस्काउंट पीरियड, अगर हम डिस्काउंट बढ़ा दें, ठीक है, तो उससे क्या होगा, कलेक्शन पीरियड जो है फंड का वो लेट हो जाएगा। दोज हु वर गेटिंग डिस्काउंट, जिनको जो डिस्काउंट दे रहे हैं, तो फिर वो उसमें जो है लेट करने लगेंगे दूसरे लोग भी। ठीक है, क्योंकि अर्लियर शेड्यूल विल आल्सो डिले देयर पेमेंट। ठीक है, जो पहले वो करने वाले थे, टाइम से पहले करने वाले थे, वो भी क्या करेंगे कि टाइम बढ़ जाएगा डिस्काउंट पीरियड का। ठीक है, मान लो पहले हम 10 दिन में दे रहे थे, 10 दिन तक डिस्काउंट दे रहे थे 2%, अगर हम टाइम बढ़ा दें 15 दिन कर दें, तो जो 10 दिन के अंदर अंदर भी पे करने वाले थे वो भी फिर लेट करने लगेंगे पे करने में। ठीक है, फिर अब ये हो गया हमारा फॉर्मुलेटिंग क्रेडिट पॉलिसी। अब इसके बाद है अगला एग्जीक्यूटिंग क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है, जो क्रेडिट पॉलिसी हमने बनाई है उसको एग्जीक्यूट करना। आफ्टर फॉर्मुलेटिंग द क्रेडिट पॉलिसी बनाने के बाद प्रॉपर एग्जीक्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट एप्लीकेशन एंड फाइंडिंग आउट क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ कस्टमर शुड बी अंडरटेकन। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, जो क्रेडिट एप्लीकेशंस हमारे पास आती हैं, जो क्रेडिट लेना चाहते हैं सामान, ठीक है, तो उनकी क्रेडिट वर्थीनेस हमें फाइंड आउट करनी चाहिए कस्टमर्स की। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या है कि कलेक्टिंग क्रेडिट इंफॉर्मेशन। तो हमें जब उनकी क्रेडिट वर्दीनेस फाइंड आउट करनी है, जो क्रेडिट एप्लीकेशंस आई हैं, तो पहले उनकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए उनकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है हमें। तो फर्स्ट स्टेप होता है क्रेडिट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का, कि हम जो इन्फॉर्मेशन है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन हमारे कस्टमर्स की उसको गैदर करें। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है एडिक्वेट इनफ, सो दैट प्रॉपर ये इन्फॉर्मेशन जो है एडिक्वेट होनी चाहिए। ये नहीं कि हम लिमिटेड इन्फॉर्मेशन से हम चेक करने लगेंगे तो फिर हमें जो है सही रिजल्ट, सही डिसीजन हम नहीं ले पाएंगे। तो ये एडिक्वेट इनफ होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस के लिए फाइनेंशियल पोजीशन की कस्टमर्स की। ठीक है, जिससे हम उनकी कस्टमर्स की फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छे से एनालाइज कर सके। तो ये टाइप की जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो एनी ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट तक ही हो सकती है, क्योंकि इसमें भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम उसमें भी जो है बस कर मतलब बिल्कुल एकदम डीपली स्टडी करने लग जाएं, क्योंकि उसमें भी एक कॉस्ट हमारा लगेगा, क्योंकि टाइम इन्वॉल्व होगा। ठीक है, बहुत फंड्स जो हैं उसमें हमारे लग जाएंगे। ठीक है, तो सोर्स फॉर विच क्रेडिट इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल शुड बी असर्टेन। ठीक है, कहाँ से हमें क्रेडिट इंफॉर्मेशन उनकी मिल सकती है, वो सोर्सेज को भी हमें पहले असर्टेन करना पड़ता है। और इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम कहाँ से हो सकती है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें पता चल सकती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज से पता चल सकती है। ठीक है, बैंक से रिपोर्ट्स मिल लेकर के पता लग सकती है, फॉर्म्स के रिकॉर्ड्स से चेक करके पता लग सकती है। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑफ कस्टमर्स हम नंबर ऑफ ईयर्स का ले सकते हैं, जो हमें हेल्पफुल करता है उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए। तो जैसे बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट से हमें उनकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन का पता चल सकता है। और इनकम स्टेटमेंट से हमें जो है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन का पता लग सकता है। तो लिक्विडिटी पोजीशन जो और उनकी करंट एसेट्स के मूवमेंट से हमें जो है ये पता लगाने में मदद मिलती है कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, करंट फाइनेंशियल पोजीशन
कैसी है। तो प्रॉपर एनालिसिस जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हमें मदद करता है ये पता लगाने में के लिए कि उनकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है कस्टमर्स की। तो उनकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज देयर आर, और कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी हैं जो इंफॉर्मेशन सप्लाई करती हैं वेरियस कंपनीज के बारे में। और ये एजेंसीज जो है रेगुलरली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती रहती हैं बिजनेस यूनिट्स की वेरियस सोर्सेज से, और उनको इंफॉर्मेशन को जो है अपडेट करती रहती हैं। तो इंफॉर्मेशन जो है कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है अब, और उसको हम फ्यूचर में भी जब भी जरूरत हो उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। और जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें बैंक्स में भी पता चल सकती है, बैंक से भी मिल सकती है उनकी इन्फॉर्मेशन। तो बैंक्स के पास जो है उनके अपना क्रेडिट डिपार्टमेंट होता है जो टाइम टू टाइम फाइनेंशियल पोजीशन को अपनी कस्टमर्स की एसेस करता रहता है, एनालाइज करता रहता है, और उनकी क्रेडिट रेटिंग करता रहता है। ठीक है। तो इन केस ऑफ ओल्ड कस्टमर्स, और जो हमारे ओल्ड कस्टमर्स हैं, बिजनेस ओन रिकॉर्ड्स जो हमारे खुद के रिकॉर्ड्स में है वो भी हमें मदद कर सकते हैं कि उसकी क्रेडिट वर्दिनेस कैसी है, कि पास्ट में वो कैसे पेमेंट करता है, उसने कैसे कैश डिस्काउंट अलाउ किए हुए हैं। ठीक है। इंटरेस्ट पे किया हुआ है नहीं किया हुआ, ओवर ड्यू पेमेंट्स की थी कि नहीं थी, कितनी थी उसकी। ठीक है। तो उससे भी हम अपनी क्वालिटी ऑफ क्रेडिट का जो है ओपिनियन लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया पहला हमारा कि हम उसकी क्या करें, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें। जब हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है तो अब हम क्रेडिट एनालिसिस करेंगे। ठीक है। पहला स्टेप क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। दूसरा स्टेप है क्रेडिट एनालिसिस करना। तो जब हम इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेते हैं फाइनेंस मैनेजर का, को फिर उसको एनालाइज करना पड़ता है और क्रेडिट वर्दिनेस को पता लगाना पड़ता है अपने पोटेंशियल कस्टमर्स का। ठीक है। ऑल्सो ये चेक करना पड़ता है कि वो क्या, वो हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं हमने जो सेट किए हुए हैं कंपनी ने, उनको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्रेडिट एनालिसिस जो है वो डिटरमाइन करती है कितना रिस्क एसोसिएटेड है, ठीक है, उस पर्सन से या उस कस्टमर से। तो कैपेसिटी ऑफ कस्टमर बोरो एंड हिज एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। ठीक है। तो उसके अकाउंट मतलब रिस्क कितना है उसमें, और कस्टमर के बोरो की कैपेसिटी में कितना रिस्क है, उसकी एबिलिटी में, विलिंगनेस टू पे में। ठीक है। तो जब हम तो सेकंड स्टेप में हमने एनालिसिस किया है, थर्ड स्टेप में हमें डिसीजन देना पड़ता है क्रेडिट का कि उसको अलाउ करना है या नहीं करना है। तो एनालाइजिंग करने के बाद क्रेडिट वर्दिनेस को कस्टमर की फाइनेंस मैनेजर को डिसीजन लेना होता है कि क्रेडिट उसको एक्सटेंड करना है, क्रेडिट देना है या नहीं देना, और अगर देना है तो कितना कितना क्रेडिट देना है। ठीक है। तो इस चीज का डिसीजन उसको लेना होता है, किसको, फाइनेंशियल मैनेजर को। तो ही विल मैच द क्रेडिट वर्दिनेस। वो क्या करता है, क्रेडिट वर्दिनेस कस्टमर की मैच करता है उसकी क्रेडिट स्टैंडर्ड से ऑफ द कंपनी। ठीक है। तो उसके क्रेडिट स्टैंडर्ड क्या निकल के आए हैं, जो हमने एनालिसिस किया है कि उसके क्रेडिट स्टैंडर्ड्स क्या निकल के आए हैं, और हमारे क्रेडिट स्टैंडर्ड्स क्या हैं, कस्टमर की क्रेडिट वर्दिनेस क्या है और हमारे क्रेडिट स्टैंडर्ड्स क्या है कंपनी के, उनको मैच किया जाता है। अगर कस्टमर्स की क्रेडिट वर्दिनेस हमारे क्रेडिट स्टैंडर्ड्स के से अबव होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है डिसीजन लेने में क्रेडिट देने के लिए। लेकिन अगर उसका मार्जिनल केस होता है, यानी कि कम होता है, तो ये डिसीजन जो है मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है। मतलब जब मतलब आसपास होती है या इक्वल होती है तो ये जो है डिसीजन मुश्किल हो जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, बेनिफिट ऑफ एक्सटेंडिंग द क्रेडिट शुड बी कंपेयर्ड। तो हमें उसका बेनिफिट जो है क्रेडिट देने का कंपेयर किया जाता है, उसके कितना वो बैड डेट लॉसेस हो सकते हैं, फिर उसके पास डिसीजन लिया जा सकता है। अगर कस्टमर बिलो होता है कंपनी क्रेडिट स्टैंडर्ड के, उसकी क्रेडिट वर्दिनेस बिलो होती है कंपनी के क्रेडिट स्टैंडर्ड से, तो उसको जो है रिफ्यूज कर देते हैं, सीधा सीधा मना कर देते हैं कि हाँ हम आपको क्रेडिट नहीं दे सकते। रेदर दे शुड बी ऑफर्ड सम, और उसको कुछ और पेमेंट के फैसिलिटी के अल्टरनेटिव्स जो है दे दिए जाते हैं। कस्टमर को जो है पे ऑन डिलीवरी ऑफर की जा सकती है, इनवॉइस सेंड किया जा सकता है थ्रू बैंक। तो सच अ कोर्स हेल्प इन रिटेनिंग द कस्टमर। तो उससे क्या है, कस्टमर को रिटेन करने में हमें मदद मिल जाती है प्रेजेंट में। ठीक है। और उनकी डीलिंग जो है हेल्प इन रिवाइविंग देयर रिक्वेस्ट एट द लेटर स्टेट। ठीक है। तो जो कैसा वो डील करता है फिर लेटर स्टेट में हमें जो है रिवाइव करने के लिए हेल्पफुल हो जाता है फिर वो। ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने क्रेडिट दे दिया तो अब उसको फाइनेंसिंग करना, जो फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल एंड फैक्टरिंग। ठीक है। तो जब पहले तो क्या हो गया, इसमें पहला स्टेप था इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, दूसरा स्टेप था क्रेडिट एनालिसिस करना, तीसरा स्टेप था डिसीजन लेना। चलो अब हमने डिसीजन ले लिया और उनको क्रेडिट दे दिया। अब क्रेडिट देने के बाद हमारे पास फंड्स की जरूरत है हमें।
हमें किसकी ज़रूरत है? फंड्स की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें जो है इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हमें जो इन्वेस्टमेंट किया है रिसीवेबल में, ठीक है? जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है रिसीवेबल में, उसको फाइनेंसिंग करना पड़ेगा या फैक्टरिंग करना पड़ेगा। तो जो अकाउंट्स रिसीवेबल है वो हमारा एक वर्किंग कैपिटल का पार्ट उसमें एक ब्लॉक हो जाता है। फिर हमें एफर्ट्स करने चाहिए कि हमें जो फंड्स हैं जो उसमें टाइड अप ना रहें, रिसीवेबल में लंबे समय के लिए उसमें फंसे ना रहे हमारे फंड। तो फाइनेंशियल मैनेजर को जो है एफर्ट्स करने पड़ते हैं उनको रिसीवेबल्स को फाइनेंस करने के लिए, जिससे कि वर्किंग कैपिटल की ज़रूरतें वो टाइम पर हमारी पूरी होती रहें। तो क्वालिटी ऑफ रिसीवेबल जो है डिटरमाइन करती है कितना हमें लोन लेना है, ठीक है? यानी कि अगर हमें लग रहा है कि हमारे 1 लाख के हमने रिसीवेबल दिए हुए हैं, ठीक है? हमारे 1 लाख के रिसीवेबल हैं और उनकी क्वालिटी ये है कि 80,000 तक रिकवर हो पाएँगे, तो हमें ये डिटरमाइन करने में आसानी हो जाएगी कि हम कितना लोन ले सकते हैं, कितना फाइनेंस कर सकते हैं फिर उसको, ठीक है? अब पता चला हमने 1 लाख का वो दिया हुआ है रिसीवेबल और हमने 1 लाख का ही लोन ले लिया, तो फ्यूचर में क्या होगा अगर 20,000 रुपए हमारे बैड डेट हो जाएँगे, तो हमें जब अपनी जेब से भरना पड़ेगा फिर लोन को। तो इसलिए हमें पहले बेटर ये है कि हमें देखना पड़ता है कि हमारे जो रिसीवेबल है उनकी क्वालिटी क्या है, मतलब कितने उसमें बैड डेट हो सकते हैं और कितना हमें रिकवर हो सकता है। तो उसी हिसाब से फिर हम लोन को डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना हमें बाहर से लोन ले सकते हैं। तो बैंक्स भी जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है रिसीवेबल को, ठीक है? पार्टी ऑफ डिपेंडेबल पार्टीज ओनली, ठीक है? तो कुछ ही पार्टी का जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है रिसीवेबल। अनदर मेथड ऑफ गेटिंग फंड्स, दूसरा मेथड जो होता है रिसीवेबल के अगेंस्ट में फंड लेने का, वो क्या होता है? हम उसको सीधा सीधा बैंक को अपने रिसीवेबल्स को बेच दें, ठीक है? कभी कभी क्या करते हैं बैंक्स रिसीवेबल को कंपनी के खरीद लेते हैं, ठीक है? और उनको फिर वो खुद कलेक्ट करते हैं टाइम पर आने पर, ठीक है? तो बैंक क्या करता है उस क्रेडिट तो वो अमाउंट जो है पार्टी को दे देता है, सेलर को दे देता है कुछ डिस्काउंट काट करके, ठीक है? और बाद में लेटर डेट पे वो कस्टमर से मनी को कलेक्ट कर लेता है। एयर टू यहाँ पर भी जो बैंक होते हैं वो ये इंसिस्ट करते हैं कि क्वालिटी ऑफ रिसीवेबल कैसा हो, अच्छे मतलब रिसीवेबल की क्वालिटी सही होनी चाहिए, तभी जो है वो उसको फंड करते हैं, वरना तो फिर वो भी नहीं करते। बैंक्स के अलावा कोई और दूसरी एजेंसीज भी होती हैं जो रिसीवेबल को परचेज करती हैं, बाय कर लेती हैं और उसके लिए पेमेंट कर देती हैं। ये फैसिलिटीज़ को हम फैक्टरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इस सर्विसेज को? मतलब बैंक्स के अलावा जो ये सर्विसेज देते हैं, उनको हम उन सर्विसेज को हम क्या कहते हैं? फैक्टरिंग कहते हैं। फैक्टरिंग में भी विद और विदाउट रिसोर्सेज, ये 2 तरह की होती है, विद और विदाउट रिसोर्सेज वाली होती है। विदाउट रिसोर्सेज वाली में क्या होता है कि जो बैड डेट लॉस होता है वो फैक्टर का खुद का होता है, ठीक है? मतलब वो जो लॉस है वो खुद झेलता है जो फैक्टर होता है, ठीक है? तो और विद रिसोर्सेज में क्या होता है, जो बैड डेट लॉसेस होते हैं वो सेलर से रिकवर्ड कर लिए जाते हैं, ठीक है? तो 2 तरह का होता है फैक्टर, विद और विदाउट रिसोर्सेज। विद रिसोर्सेज में क्या है कि बैड डेट्स भी जो है वो फैक्टर के ही हो जाते हैं, और विदाउट रिसोर्सेज में क्या होता है, फैक्टर्स जो है वो बैड डेट को रिकवर कर लेता है सेलर से। तो फैक्टरिंग क्या है? एक कलेक्शन और फाइनेंस सर्विस होती है जो कैश फ्लो पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए डिजाइन की गई है सेलर की, ठीक है? उसके सेल्स इनवॉइस को रेडी कैश में कन्वर्ट करके, ठीक है? यानी कि जो भी हमारे कैश क्रेडिट सेल्स हुई हैं, जो भी हमारी क्रेडिट सेल्स हुई हैं, जो भी रिसीवेबल हैं, उनको वो परचेज करके बाय करके हमसे उसके पेमेंट कर देते हैं। प्रोसीजर क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, क्या स्टेप फॉलो होते हैं? तो एक अंडर एन एग्रीमेंट होता है, ये एक एग्रीमेंट के अंडर में होता है सेलिंग फर्म, जो फर्म सेलर है, और एक फैक्टर फर्म, जो फर्म रिसीवेबल को परचेज कर रही है, ठीक है? तो जो लेटर अप्रेजल करती है क्रेडिट वर्दीनेस का, यानी कि जो फैक्टर फर्म है वो अप्रेजल करती है क्रेडिट वर्दीनेस का पोटेंशियल कस्टमर्स की, ठीक है? जो भी उसके कस्टमर्स हैं उनकी क्रेडिट वर्दीनेस वो चेक करती है, ठीक है? और वो उनको क्रेडिट लिमिट भी सेट कर सकती है, ठीक है? और क्रेडिट ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स की। सेल्स डॉक्यूमेंट विल कंटेन द इंस्ट्रक्शन टू मेक पेमेंट डायरेक्टली टू फैक्टर, और जो सेल डॉक्यूमेंट है उसमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होते हैं कि वो डायरेक्टली जो है फैक्टर को पेमेंट करेंगे, ठीक है? और वही जो है रिस्पॉन्सिबल होती है कलेक्शन करने के लिए। जब पेमेंट रिसीव हो जाती है फैक्टर से ड्यू डेट पर, तो फैक्टर जो है वो अमाउंट फीस जो है डिडक्ट कर देता है, चार्जेस डिडक्ट कर देता है और क्रेडिट कर देता है बाकी बैलेंस जो है फर्म्स के अकाउंट में, ठीक है? कुछ केसेस में अगर एग्रीड होता है, फैक्टर फर्म में आल्सो प्रोवाइड एडवांस फाइनेंस, तो कभी-कभी क्या करती है वो एडवांस में पेमेंट दे देती है सेलिंग फर्म को,
ठीक है, जिसके लिए वो कुछ और चार्ज करती है सेलिंग फर्म से। ठीक है, इन अ वे दिस टेंट अमाउंट टू बिल डिस्काउंटिंग, तो ये भी एक बिल डिस्काउंटिंग की तरह हो जाता है फैक्टर फर्म के जरिए। और लेकिन फैक्टरिंग जो होता है उससे ज़्यादा होता है देन बिल डिस्काउंटिंग से ज़्यादा होता है, क्योंकि एज फॉर्मर इंक्लूड उसमें सिर्फ इसमें जो है क्रेडिट वर्दीनेस भी एनालाइज करी जाती है कस्टमर की। फैक्टर में पे होल और फैक्टर जो है पूरा भी या कुछ सब्सटेंशियल पोर्शन भी जो है सेल्स का वो पे कर देते हैं इमीडिएटली ऑन सेल बीइंग इफेक्टिव, जब सेल हुई है, और बैलेंस जो है बाकी वो नॉर्मल ड्यू डेट पे करते हैं। ठीक है, तो अब बेनिफिट या कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग क्या होते हैं? बेनिफिट्स और कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग क्या होते हैं? पहला, पहले ये बेनिफिट्स दिए हुए हैं, कैश फ्लो बेटर हो जाता है, कैश जल्दी आ जाता है, एसेट मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो जाता है, एवेल्युएशन अच्छा हो जाता है, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसके कुछ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी कॉस्ट भी हैं। ठीक है, कुछ कॉस्ट इसके मॉनेटरी कॉस्ट हैं, कुछ कॉस्ट इसके नॉन मॉनेटरी कॉस्ट हैं। ठीक है, तो मॉनेटरी कॉस्ट क्या है? मॉनेटरी कॉस्ट है तो फैक्टर फर्म जो होती हैं वो सब्सटेंशियल फीस, अच्छा खासा फीस चार्ज करती हैं, कमीशन चार्ज करती हैं रिसीवेबल को कलेक्ट करने के लिए, और ये चार्जेस जो हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हम तो एडवांस फाइनेंस मिल जाता है, फैक्टर जो है एडवांस फाइनेंस देती हैं, और वो तभी देती हैं हायर इंटरेस्ट के ऊपर, बेस हायर इंटरेस्ट कॉस्ट के ऊपर देती हैं, यूजुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट से हायर रेट पर देती है, मॉनेटरी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये दो तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। और नॉन मॉनेटरी कॉस्ट क्या होती हैं? तो फैक्टर फर्म जो होती हैं वो एवेल्यूएशन करती हैं क्रेडिट वर्दिनेस का कस्टमर्स की, प्राइमरीली जो कंसर्न होता है उससे विद मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, रिस्क ऑफ डिले को और डिफॉल्ट को मिनिमाइज करने के लिए वो खुद से जो है एवेल्यूएट करती हैं क्रेडिट वर्दिनेस को, और इस प्रोसेस में जो है ओवरलुक सेल्स ग्रोथ एस्पेक्ट, तो वो सेल्स ग्रोथ एस्पेक्ट्स को ओवरलुक कर देती है, मतलब उस पर ध्यान नहीं देती, उनको सिर्फ मतलब होता है, जो फैक्टर्स होते हैं उनको सिर्फ मतलब होता है कि वो रिस्क को मिनिमाइज कर दें डिले और डिफॉल्ट के। ठीक है, तो वो उनका जो मकसद ये नहीं होता कि सेल्स को वो नज़र में रखें। दूसरा, फैक्टर्स जो होते हैं इनफैक्ट ये थर्ड पार्टी होता है, और कस्टमर जो होते हैं इससे कंफर्टेबल फील नहीं करते इनसे डील करने में। ठीक है, फैक्टर्स मान लो हम फर्म है और ये कस्टमर है, कस्टमर हमसे खरीद रहा है, और एक थर्ड पर्सन जो है फैक्टर फैक्टर वो आकर के इससे इसका डाटा मांगेगा, तो ये कहेगा तुम कौन भाई, मैं तो इससे डील कर रहा हूँ, तो उससे जो है कंफर्टेबल फील नहीं करते, जिससे हमें जो है एडवर्स इफेक्ट भी पड़ सकते हैं। तो फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल से जो है सिम्टम्स ऑफ फाइनेंशियल वीकनेस भी हो सकता है, यानी कि वो फैक्टरिंग करा रहा है, मतलब ये फर्म जो है फैक्टरिंग की मदद ले रही है, इसका मतलब इसके पास पैसा नहीं है इसलिए फैक्टरिंग की मदद ले रही है, तो इससे भी जो है उसका एक एक सिम्टम भी हो जाता है कि लोग देख के यही समझते हैं फिर उसको। ठीक है, तो अब फैक्टरिंग इन इंडिया समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? तो फैक्टरिंग इन इंडिया, तो फैक्टरिंग इन इंडिया अब ये रीसेंट ओरिजिन है, मतलब इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ठीक है, जो हम इसकी फिजिबिलिटी फैक्टरिंग सर्विसेज की कर सकें इंडिया में, ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कंस्टिट्यूटेड की थी एक स्टडी ग्रुप को, इसका इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्टरिंग सर्विसेज को एग्जामिन करने के लिए, जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1988 में। ठीक है, और उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे, स्टडी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे आरबीआई ने कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस जो है वो परमिट किया था, बैंक्स को परमिट करते हुए गाइडलाइंस दी थी कुछ फैक्टरिंग स्टार्ट करने के लिए इंडिया में थ्रू थ्रू अपनी सब्सिडीज के थ्रू। ठीक है, तो इसके लिए कंट्री में हैज बीन डिवाइडेड, तो इसके लिए कंट्री को जो है 4 जोन्स में बांट दिया गया था। तो इन इंडिया फैक्टरिंग अभी भी जो है ज़्यादा कॉमन नहीं है। फर्स्ट फैक्टर जो था वो एसबीआई फैक्टर और कमर्शियल सर्विस लिमिटेड ने स्टार्ट किया था अप्रैल 1991 में। तो गाइडलाइंस थी रेगुलेशन के लिए वो क्या थी? पहला,
कि फैक्टर फर्म जो है वो पहले अप्रूवल लेगी आरबीआई से, ठीक है। और दूसरा फैक्टर फर्म जो है वो कोई फैक्टरिंग बिजनेस को अंडरटेक कर सकती है, अदर इंसिडेंटल एक्टिविटीज को may undertake factoring business or other incidental activities, ठीक है। फैक्टर फर्म शैल नॉट एंगेज, और वो किसी भी फाइनेंसिंग ऑफ अदर फर्म्स में एंगेज नहीं होगी, या फिर किसी भी फैक्टरिंग फर्म को जो है फाइनेंस नहीं करेगी, ठीक है। तो अब ये हमारे दो चीजें हो गई, पहला फॉर्मुलेटिंग क्रेडिट पॉलिसी, तीसरा इम्प्लीमेंटिंग ट्रेड पॉलिसी, एग्जीक्यूटिंग ट्रेड पॉलिसी। अब हमें तीसरा है ये फॉर्मुलेटिंग एंड एग्जीक्यूटिव कलेक्शन पॉलिसी, ठीक है। कलेक्शन पॉलिसी जो है वो कलेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, और जो क्रेडिट पॉलिसी है वो क्रेडिट देने से रिलेटेड है। तो कलेक्शन पॉलिसी में क्या है, कलेक्शन ऑफ अमाउंट ड्यूज टू कस्टमर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रेडिट देना तो आसान होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल जो होता है उसको कलेक्ट करना होता है, और सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है उसको कलेक्ट करना होता है। तो कलेक्शन पॉलिसी जो है स्ट्रिक्ट और लीनियंट हो सकती है, या तो स्ट्रिक्ट हो सकती है कलेक्शन पॉलिसी, या लीनियंट हो सकती है। स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ कलेक्शन में जो है ज्यादा एफर्ट्स हमें करने पड़ते हैं कलेक्शन में। सच अ पॉलिसी हैज बोथ, इसके दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों होते हैं, ठीक है। तो पॉलिसी जो है हमें एनेबल कर लेती है, हम कलेक्शन जल्दी कर सकते हैं ड्यूज का, और हमारे बैड डेट लॉसेस भी जो है वो कम हो जाते हैं जो हमारी स्ट्रिक्ट होती है उससे। तो मनी जो कलेक्टेड होती है उसको हम फर्दर दूसरे काम पर्पजेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, और जो प्रॉफिट होता है कंसर्न का वो बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ रिगोरस कलेक्शन पॉलिसी जो है वो विल इन्वॉल्व इंक्रीज कलेक्शन कॉस्ट, ठीक है। तो अब इससे प्रॉफिट तो बढ़ते हैं, लेकिन रिगोरस कलेक्शन पॉलिसी जो होती है, स्ट्रिक्ट कलेक्शन पॉलिसी जो होती है, उससे कॉस्ट भी हमारा कलेक्शन के बढ़ जाते हैं इट में, और इससे हमारा वॉल्यूम ऑफ सेल भी कम हो सकता है, ठीक है। और लीनियंट पॉलिसी से हमारे डेट कलेक्शन पीरियड जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर हम लीनियंट रखेंगे कलेक्शन पॉलिसी को तो डेट कलेक्शन पीरियड हमारा बढ़ जाएगा, और डेट लॉसेस भी बढ़ जाएंगे। तो कस्टमर जो क्लियर नहीं करते ड्यूज को लॉन्ग समय के लिए, वो हो सकता है हमारे पास दोबारा खरीदने भी नहीं आए, क्योंकि अगर वो जब खरीदने आएंगे तो पहले उनको कहा जाएगा कि तुम पहले अपना पुराना हिसाब किताब क्लियर करो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जो होता है इसका कलेक्शन पॉलिसी का, ड्यूज को कलेक्ट करना होता है, ताकि कस्टमर को एनॉय करना, ठीक है। तो द स्टेप शुड बी लाइक, तो स्टेप्स हमारे कैसे होने चाहिए कि रिमाइंडर भेजें पेमेंट के लिए, और ठीक है, पहले स्टेप में क्या करें, उनको रिमाइंडर भेजें पेमेंट के लिए। दूसरे में पर्सनल रिक्वेस्ट करें टेलीफोन पर एटसेट्रा, और किसी तरीके से। फिर थर्ड स्टेप में पर्सनल विजिट करें कस्टमर्स को। फोर्थ स्टेप में कलेक्टिंग एजेंसीज की मदद लें, और सबसे लास्ट में इनके खिलाफ लीगल एक्शन लें। और जो लास्ट स्टेप है वो तभी लेना चाहिए जब हम पूरी तरह से सारे मीन्स को जो है इस्तेमाल कर चुके हों, क्योंकि इससे जो है बैड इम्पैक्ट पड़ जाता है हमारे कस्टमर्स के साथ रिलेशन में, ठीक है। तो ये हमारा है रिसीवेबल का थ्योरी का पार्ट कंप्लीट है। अब इसका कुछ न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में क्या है, न्यूमेरिकल में जो है जो भी है वो हम करेंगे अपनी ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये कुछ क्वेश्चन है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रिसीवेबल मैनेजमेंट, डिस्कस द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द साइज ऑफ रिसीवेबल, व्हाट शुड बी द कंसीडरेशन इन फॉर्मिंग द क्रेडिट पॉलिसी, रिसीवेबल फोरकास्टिंग इज एन इम्पोर्टेंट, डिस्कस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डायमेंशन, फैक्टरिंग के ऊपर शॉर्ट नोट, ठीक है। तो ये पार्ट है हमारा रिसीवेबल का, क्लियर है। कोई डाउट इसमें?